हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट की मैगजीन एलआईसी सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। डाउन टू अर्थ मैगजीन 1 से लेकर के 15 अगस्त 2021 की आप लोगों के सामने है। तो इस मैगजीन के अगर हम बात करें तो बहुत खूबसूरत आर्टिकल इसके अंदर दिए गए हैं और पीटी के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। आपको जो इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, एनोटेड पीडीएफ भी मिलेगी और सिंपल सादी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो आगे बढ़ें और आर्टिकल्स की तरफ अगर हम चलें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है और फेसबुक का लिंक भी नीचे है, चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। पहले आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आर्टिकल जो आपको यहाँ पर बताता है वो आपको बताता है कार्बन बॉर्डर टैक्स के बारे में। आपको पता हो कि यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर कार्बन बॉर्डर टैक्स इम्पोज किया है, इम्पोज करने का प्लान बनाया एक्चुअली, ठीक है। तो कार्बन बॉर्डर टैक्स जो होगा बेसिकली होगा क्या कि जो भी कंट्रीज़ बाहर की हैं और यूरोपियन यूनियन के अंदर अपना जो सामान है, स्टील है, आयरन है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इन सबको इम्पोर्ट करती है यूरोपियन यूनियन के अंदर, तो उसको यहाँ पर कार्बन बॉर्डर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके का टैक्स यहाँ पर लॉन्च किया है और ये टैक्स जो है वो आपका 2026 से यहाँ पर लागू होना शुरू हो जाएगा। दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैक्स यहाँ पर चलाया गया है। और राइट, तो इसके बारे में अगर यहाँ पर देखें तो बताया ये गया था कि आर्टिकल के अंदर कि ये जो आपने कार्बन बॉर्डर टैक्स यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया है इसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्यों? ये देखिए, ईयूज कार्बन बॉर्डर टैक्स वुड नॉट टेक अस टूवर्ड्स अ कोऑपरेटिव वर्ड। देखिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए आपको कोऑपरेशन की ज़रूरत होगी, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पर लेनी पड़ेगी और आपको एक ऐसा वर्ड तैयार करना पड़ेगा कि डेवलपिंग कंट्रीज़ ये ना कहें कि साहब हमारा तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बाद में शुरू हुआ था, हम तो अभी कोल को और ज़्यादा बर्न करेंगे, अभी तो हम क्लाइमेट चेंज और करेंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमें कोऑपरेटिव वर्ड चाहिए। जो हो चुका वो हो चुका, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, उससे कॉम्बैट करने के लिए हमें खासा जो तकनीकें हैं वो अपनानी पड़ेंगी, जिससे कोऑपरेटिव वर्ड का निर्माण करना पड़ेगा। और यूरोपियन यूनियन का ये जो प्लान है ये कोऑपरेटिव वर्ड की तरफ नहीं ले जाता, ये हमें ले जाता है सिर्फ एक तरफ, जिसका नाम है प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है। तो हर एक कंट्री है, जैसे यूएस है, चाइना है, सब प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपना रहे हैं और यूरोपियन यूनियन की ये पॉलिसी भी प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी कही जा रही है। राइट, अब इसके बारे में मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी, कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या होता है, क्या है, क्यों है, चिंता है, कहाँ है। इसका मैं आई कार्ड यहाँ पर लगा दूंगा, आप चाहें तो उसको यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये आर्टिकल आपको मिलेगा और इस आर्टिकल के अंदर यहाँ पर दिखाया गया था कि किस तरह से नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, ठीक है जी, नॉन स्टेट एक्टर्स, जैसे कि आपके सोनू सूद जी थे तो कोविड-19 में उन्होंने काफ़ी मदद की, उनको नॉन स्टेट एक्टर्स यहाँ पर कहेंगे, ठीक है। बेसिकली जो स्टेट के एम्बिट में नहीं आते हैं उनको नॉन स्टेट एक्टर यहाँ पर कहा जाता है। अब ये नॉन स्टेट एक्टर के रूप में आपको दिखेगा कि किस तरीके से सोशल सर्विसेज यहाँ पर चल रही हैं। तो एक ट्रांसजेंडर वुमेन है जो कि HIV से डायग्नोज की गई थी 1987 में, उन्होंने इस डिजीज़ से जूझने वाले बच्चों के लिए अलग से होम यहाँ पर तैयार किया है, ठीक है। तो ये आपको बताता है कि किस तरीके से अगर स्टेट वर्क ना करे तो नॉन स्टेट एक्टर्स सामने आते हैं। गवर्नेंस का यहाँ पर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की तरफ, जो कि पहला आर्टिकल मिलेगा कि ओलंपिक्स यहाँ पर ख़त्म हुए, टोक्यो ओलंपिक्स जापान के अंदर हुए और 23 जुलाई से ओपन हुए थे और ये ख़त्म हो चुके हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे मीजर्स ऐसे अपनाए गए थे जो कि ग्रीन जो एनवायरनमेंट है उसको यहाँ पर प्रमोट करते हैं। जैसे अगर मैं बात कहूँ, इनको कहा जा रहा था ग्रीनेस्ट गेम्स एवर। क्यों भाई? देखिए, इसके अंदर जो आपके एथलीट्स के कार्डबोर्ड बैट्स थे उनको रिसाइकिल करके बनाया गया था। इसके अंदर देखें आपको तो इंश्योर किया गया था प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स यहाँ पर थे। जो आपके विनर्स के मेडल थे, जो गोल्ड मेडल थे वगैरह, वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से तैयार किए गए थे। तो ये जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई, ये दुनिया को ये दिखाने के लिए बनाई गई कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की, रिसाइकिल करने की चीज़ों को, इन सब की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। बात समझ में आपको? तो इन सब की ज़रूरत को दुनिया को दिखाते हुए ओलंपिक गेम्स के अंदर ये सब काम यहाँ पर किए गए। ऑलराइट, तो इसी के चलते ये रिपोर्ट भी है यहाँ पर जिसका नाम है सस्टेनेबिलिटी प्री गेम्स रिपोर्ट, और ये टोक्यो से रिलेटेड, टोक्यो ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर इसको रिलीज़ किया और इन्होंने यहाँ पर बताया कि किस किस तरीके के हम मीजर्स ले रहे हैं एनवायरनमेंट को प्रमोट करने के लिए। ओके, तो लेकिन अगर आप देखें तो ये गेम्स यहाँ पर ख़त्म हुए 8 अगस्त को और ये जो मीज़र्स यहाँ पर लिए गए ये बहुत ही कम थे। इससे ज़्यादा मीज़र्स भी यहाँ पर लिए जा सकते थे, बट जितना भी हो रहा है ठीक है, ठीक है, कुछ तो हो रहा है, ना से तो बेहतर है। राइट, तो इस चीज़ को देखते हुए आपको यहाँ पर मिलेगा टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस। अब इतना डिटेल में हमको नहीं जाना कि कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ये कम कर देंगे, कितना इंक्रीज़ कर देंगे, कितना रिडक्शन होगा, इतना कम करते तो इतना हो जाता, ठीक है, नहीं, इतना जानने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि आपको जब लिख रहे हैं तो एक एग्जाम्पल डाल दीजिएगा कि दुनिया की जो इतने बड़े गेम्स है, ओलंपिक गेम्स यहाँ पर हुए, उसमें भी ग्रीन जो एनवायरनमेंट को प्रमोट करने वाली चीज़ें हमें देखने के लिए मिली, ठीक है। तो एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आगे चलें तो
एक आपको न्यूज़ मिलेगी डिजीज़ से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ मीट ट्रेड ऑन ए पॉज टू कर्ब जूनोसिस। तो आपको पता हो कि जूनोटिक डिजीजेज जो हैं, जूनोटिक इन्फेक्शन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा है, जैसे अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, तो उन सब के लिए आपको मीट का जो ट्रेड है, वाइल्ड लाइफ का जो ट्रेड है, उसको थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा, और वही काम आपका देखने के लिए मिल रहा है। ओके, यूएस ने ये काम किया, ठीक है, तो डॉग्स का इंपोर्ट उसने बंद कर दिया ताकि जूनोटिक डिजीज़ जो है वो ना रुकें। चाइना भी ऐसे ही इंस्टेंसेस, चाइना की तो बात ही ख़त्म करो, ठीक है, तो चाइना भी कुछ ऐसे आपके इंस्टेंसेस यहाँ पर ले रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पर आपको पता हो कंट्री का पहला जो इन्फेक्शन देखने के मिला बाई मंकी बी वायरस, तो बर्ड फ्लू के भी केसेस घाना के अंदर देखने के लिए मिले। रशिया ने भी इंपोर्ट ऑफ एनिमल्स को यहाँ पर बंद किया। तो दुनिया भर की कंट्रीज़ ऐसा काम कर रही हैं, इस वजह से आर्टिकल खास हो जाता है। अगले आर्टिकल की तरफ चलें, वाटर, ठीक है, तो नीड टू रिविजिट द हाइड्रो प्रोजेक्ट ऑन द मेकोंग रिवर। अभी मेकोंग रिवर की अगर हम बात करें तो मेकोंग रिवर जो है वो चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया से निकल करके जाती है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इन दिस रीजन, साउथ ईस्ट एशिया के इस रीजन के अंदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इस पर ही जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बने हुए हैं उन्हीं से इस इलाके को बिजली प्रदान होती है। ओके, तो थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, कैन मीट देयर एनर्जी डिमांड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन टारगेट्स, जो आपका मेकोंग रिवर के ऊपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना करके ये चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन अगर आप देखें कि हाइड्रो पावर जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो उससे कई सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे कुछ कंसर्न्स यहाँ पर उभर के आए। इकोलॉजिकल डिसरप्शन ऑफ द रिवर, सिंपल सी बात है कि रिवर का जो फ्लो है वो इम्पैक्ट होना ही होना है। चाइना ने अभी अभी बिल्ड किए हैं 11 बड़े डैम यहाँ पर आपके कंबोडिया के साथ मिलकर के, और कंबोडिया के साथ 140 और डैम बनाने का प्लान भी यहाँ पर है, जिससे लाइवलीहुड ऑफ 60 मिलियन पीपल इम्पैक्ट होगा, और साथ ही जो रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रिवर है वो उसको भी इम्पैक्ट होगा। इसीलिए आपको नीड पड़ेगी टू रिविजिट कि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलाए जाएँ या नहीं चलाए जाएँ, इनके ऊपर आपको दोबारा से जो है वो सोचना पड़ेगा। ओके, तो ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर अगर हम आगे बात करें तो क्वेरी में हर बार क्वेश्चन दिया जाता है यहाँ पर, और इस बार क्वेश्चन है सील्ड वोल्केनो इन आइसलैंड के ऊपर यहाँ पर बात की गई है। तो व्हाट इज़ अ सील्ड वोल्केनो, तो ये तो बहुत सिंपल है, ये आपको टाइप्स ऑफ वोल्केनो यहाँ पर दिख रहे होंगे, सिंडर कोन वोल्केनो है, कंपोजिट वोल्केनो है, शील्ड वोल्केनो आपको मिलेगा, और लावा डोम्स आपको मिल जाएंगे। तो शील्ड वोल्केनो की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ वोल्केनो मेड अप ऑफ फ्लूइड लावा कॉल्ड बेसाल्ट, तो बेसाल्ट का बना हुआ होता है, और विच फ्लो जेंटली एंड स्प्रेड इन अ ब्रॉड स्लोपिंग मैनर। आप देख सकते हो कि ब्रॉड तरीके से फैला हुआ है, ऊंचाई में ज़्यादा ऊपर तक नहीं उठा होता है, इसीलिए इसको शील्ड कहा जाता है। भाई शील्ड किस तरीके की होती है, इस तरीके की होती है ना, तो इस तरीके का वोल्केनो आपका शील्ड वोल्केनो कहा जाता है। ये सब कौन टाइप के वोल्केनो हो गए बाकी के, ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ रहे हैं, सब कॉमन चीज़ें ज्योग्राफी में भी आप रिवाइज कर चुके होंगे कई बार। ओके, स्प्रेड इन ए ब्रॉड स्लोपिंग मैनर लुकिंग लाइक अ वॉरियर्स सील्ड फ्रॉम आफ्टर एफआर, ठीक है, तो दूर से ऐसा लगता है किसी की सील्ड पड़ी हुई है, ठीक है, तो ऐसा आपको फील होना चाहिए। अनलाइक कंपोजिट वोल्केनो, अब ये जो दूसरे वाले हैं ये कंपोजिट वोल्केनो है। कंपोजिट वोल्केनो में क्या होता है कि रॉक्स होते हैं, एसिड्स होती हैं, डेब्रिस होता है, रिजल्ट इन मैसिव इरप्शन। शील्ड वोल्केनो आर नॉन एक्सप्लोजिव, पॉइंट याद रखना, पीटी का पॉइंट है कि शील्ड वोल्केनो जो हैं वो नॉन एक्सप्लोजिव होते हैं, जबकि कंपोजिट वोल्केनो जो हैं वो बहुत ही तेज़ी से फटते हैं, और उनकी जो राख है या एसिड्स हैं या डेब्रिस है वो बहुत दूर तक जाता है। बात समझ में आपको, तो ये चीज़ आपको मिलेगी। तो आइसलैंड के अंदर ऐसा वोल्केनो यहाँ पर इरप्ट हुआ, और आपको मिलेगा कि 19 मार्च 2021 को ये वोल्केनो का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको जस्ट नाम याद कर लो, इसकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं निकलेगी, ठीक है, तो ये वोल्केनो की लोकेशन आपको यहाँ पर देखनी है कि ये आइसलैंड के अंदर है। ऑलराइट, तो ये वोल्केनो यहाँ पर आपका देखने के लिए मिलेगा, इसके बारे में और कुछ आपको यहाँ पर नहीं जानना। कैन दी शील्ड वोल्केनो कोज हार्म ड्यू टू देयर नॉन वायलेंट इरप्शन, जैसा कि मैंने बताया कि शील्ड वोल्केनो जो हैं वो नॉन एक्सप्लोजिव होते हैं, वोल्केनो का कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं है ह्यूमंस के लिए, ठीक है, तो जो आपके शील्ड वोल्केनो हैं उनका इम्पैक्ट यहाँ पर कम होता है, जबकि जो कंपोजिट वोल्केनो है उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, पॉइंट याद रखना। उसके बाद ग्लोबल लेवल पर कुछ चीज़ें यहाँ पर हुई, उनको हम देखने की बात करते हैं। ग्रीनलैंड ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया है कि ये जो अपने आर्कटिक रीजन के अंदर जितने भी ऑयल एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सभी को बंद करेगा। बात समझ में आई? तो 17 बिलियन अनडिस्कवर्ड बैरल ऑफ ऑयल वहाँ पर आपको मिल जाएगा, नेचुरल गैस के बहुत सारे भंडार आर्कटिक में मिल जाएंगे। ग्रीनलैंड ने कहा है कि हम अब कुछ भी यहाँ पर नहीं जो है वो एक्सकवेट करेंगे, कोई भी ऑयल एक्सप्लोरेशन आर्कटिक रीजन के अंदर नहीं चलेगा, क्योंकि हम शिफ्ट कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। अब हम फॉसिल फ्यूल को यूज़ नहीं करेंगे, ऑयल को यूज़ नहीं करेंगे। ओके, दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो 9 ब्राज़ीलियन स्टेट, ऐसे ब्राज़ील के वो स्टेट जो कि आपकी अमेज़ोन रीजन के अंदर यहाँ पर आते हैं, उन्होंने नेगोशिएट किया है अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि अमेज़ोन रीजन के अंदर जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उस सब को हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे।
ओके तो ये प्रोग्राम यहाँ पर ग्रीन रिन्यूअल प्लान के नाम से जाना जा रहा है। ग्रीन रिन्यूअल प्लान जो कि अनाउंस किया गया जुलाई 17 को, और अमेजोन रीजन के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इलीगल डिफॉरेस्टेशन, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए और साथ ही ग्रीनर इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम ब्राज़ील की सरकार ने यहाँ पर लॉन्च किया है 11 स्टेट्स के अंदर। इसराइल ने यहाँ पर पुट कर दिया है एक प्लान कि जुलाई 19 जुलाई से डबल टैक्स लगेगा अगर आप डिस्पोजेबल इम्पोज्ड ऑन disposable plastic products like the utensils, cups, bowls and straws in a bid to reduce their use। तो ऐसी जो प्लास्टिक हैं जैसे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूटेंसिल्स हैं, कप्स हैं, इन सब के ऊपर डबल टैक्स इम्पोज होना शुरू हो जाएगा अगर आप इनका यूज़ यहाँ पर करते हो। और आपको मिलेगा द गवर्नमेंट एस्टिमेटेड दैट दिस कुड लोअर द यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल प्लास्टिक बाई 40% से प्लास्टिक का यूज़ कम हो जाएगा अगर डबल टैक्स यहाँ पर इम्पोज करेंगे। सिंपल सी बात है, लोग खरीदेंगे क्योंकि जब डबल टैक्स ही देना है तो ओके। तो ऐसा प्लान आपको यहाँ पर मिलेगा। प्लान जो है वो 2022 से यहाँ पर शुरू होगा। राइट, तो ये पॉइंट। इंडिया के अंदर क्या चल रहा है साहब? तो इंडिया के अंदर आपको मिलेगा कि यूनियन गवर्नमेंट ने कह दिया है, 16 जुलाई को ये बात कही गई कि जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अब उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको एनवायरमेंट क्लियरेंस प्रोसेस लेने की ज़रूरत नहीं है इन व्यू ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। मतलब किसके लिए? जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए बात हो रही है। क्योंकि कोविड-19 के तहत एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेंगे तो लंबा समय लग जाएगा, ठीक है। तो वो समय ना लगे, मार्केट में दवाई जल्दी से जल्दी आए, ड्रग मैन्युफैक्चरर्स को किसी भी तरीके का डिले ना हो, इस वजह से आपको क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। राइट, तो इसको B2 कैटेगरी ऑफ द प्रोजेक्ट में रख दिया गया है, जिसके लिए आपको डू नॉट रिक्वायर द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन पब्लिक हियरिंग, इन सब की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन आपको मतलब क्लियरेंस क्विकली अवेलेबल हो जाए, इसके लिए आपको ये ड्रग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एग्जेम्प्ट कर दिया है कि अब आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे अगर हम बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट आया जुलाई 15 में, और उन्होंने यहाँ पर एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। एप्लीकेशन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त है और ग्रीवियंस रेड्रेशल के लिए ये आपकी जो आपकी एप्लीकेशन है लॉन्च की गई। इसका नाम मिल जाएगा आपको सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल। ये डेप्लॉय किया गया बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ने मिलकर के, IIT कानपुर ने मिलकर के इसको सबको यहाँ पर डेवलप किया है। ओके, तो ये कंप्लेंट्स पब्लिक कंप्लेंट कर सकती है इसके ज़रिए, और ये सब आपको मिलेगा कि सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इसके अंदर। ओके, तो ये सब काम यहाँ पर चल रहे हैं धीरे धीरे। ओके, उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए नागालैंड की सरकार ने यहाँ पर क्या किया है कि जितने भी स्टाफ है, जितना भी गवर्नमेंट स्टाफ है, उन सभी को वैक्सीन लेनी पड़ेगी, वरना उनकी सैलरी कट कर दी जाएगी। ठीक है, ये लिख रहा है देयर सैलरी एंड विल सेंड टू द अनपेड लीव, उनको लीव पर भी भेज दिया जाएगा। तो नागालैंड की सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की कैबिनेट ने यहाँ पर अप्रूव कर दिया है 17 कोल ब्लॉक्स जो हैं उनका ऑक्शन यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो माइनिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पर बढ़ाई जाएंगी। वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट के लिए अच्छा खासा थ्रेट देखने के लिए मिलेगा। ये सब चलता रहता है, आती रहती हैं न्यूज़, थोड़ा सा हंगामा होता है, लेकिन बाकी सब वापस। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात चलें तो ये आर्टिकल दिया गया था डील विद डेल्टा। तो ये कुछ नहीं, ये डेल्टा वेरिएंट के बारे में है। कोविड-19 से रिलेटेड कोई आर्टिकल्स अब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना हमें यहाँ पर अनुभव हो गया है 2 साल में कि भाई कोविड-19 से रिलेटेड आर्टिकल आएगा वो लिख देंगे हम। ठीक है, तो डेल्टा वेरिएंट के बारे में दिखाया द ग्लोबल डोमिनेंस ऑफ द डेल्टा वायरस शोज दैट द म्यूटेशन हैव केप्ट SARS-CoV-2 अहीड ऑफ द गेम। कहने का मतलब ये है कि द वेरिएंट जो है वो पहली बार आइसोलेटेड किया गया था इंडिया के अंदर अक्टूबर 2020 में, और फिर ये पूरी दुनिया में इस तरीके से यहाँ पर फैला हुआ, अलग अलग देश में अलग अलग केसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। किस तरीके से ये जो वेरिएंट है वो यहाँ पर फैला, भाई ये सब आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, आगे चलें तो आपको मिलेगा एक मॉडल फेलियर। किस चीज़ की बात हो रही है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो दिक्कत दिखाई जा रही है वो दिखाई जा रही है कि रॉन्ग प्रोजेक्शंस की जा रही हैं। किसके द्वारा? IMD के द्वारा, यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। IMD कहता है कि मानसून इस तारीख को आएगा, लेकिन आता किस तारीख को है? अलग तारीख को। तो ये आपकी दिक्कत है, ये कहा जा रहा है रॉन्ग प्रोजेक्शंस बाय द फोरकास्ट मॉडल्स एंड चेंजिंग नेचर ऑफ द मानसून सीजन। तो एक तो मानसून का सीज़न चेंज हो रहा है, ठीक है, और IPCC की रिपोर्ट भी आपने देख ली। उसके बाद ऊपर से आप जो आपका फोरकास्ट सिस्टम है वो बिल्कुल सही नहीं बता रहा है। ओके, तो इनकरेक्ट प्रेडिक्शन दे रहे हैं आप, इस चीज़ के ऊपर दिक्कत यहाँ पर हो रही है, इसको कहा जा रहा है मॉडल फेलियर। तो कहने का मतलब आपको यही मिलेगा
कि आपका देखने के लिए मिलेगा कि द एजेंसी जो आपकी IMD है उसने प्रिडिक्ट किया था कि मानसून रेनफॉल जो है वो राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जून 15 तक होगी, लेकिन आपकी जो है वो 13 जून सॉरी आपको मिलेगा कि दीज स्टेट गोट देयर फर्स्ट मानसून शॉवर ओनली ऑन जुलाई 13। तो एक महीने बाद यहाँ पर हो रही है, तो ये तो बहुत गलत प्रेडिक्शन हो गया। ठीक है, ये बहुत गलत प्रेडिक्शन आपका यहाँ पर हो गया। तो इसको कहा जा रहा है, आपकी एजेंसी ने यहाँ पर कह दिया कि स्लिप रेयर एंड अनकॉमन जो है वो हमसे स्लिप हो गई, जैसे कहते हैं ना जुबान स्लिप हो गई। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ आपको मिलेगी कि, और ये कोई ज़्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं है, लेकिन जब आप बात करते हैं अच्छी चीज़ों की या बुरी चीज़ों की, तो आप लिख सकते हो कि भाई एजेंसीज़ जो हैं, ठीक है आपका जो मानसून है वो चेंज हो रहा है, लेकिन एजेंसीज़ को जो अपना फोरकास्टिंग सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2010 के अलावा, ये रहा 2010, ठीक है जी, 2010 के अलावा इंडिया फेल रहा है टू करेक्टली फोरकास्ट इज मानसून एवरी ईयर सिंस 1988। 1988 से हमने एक भी साल ढंग से फोरकास्ट नहीं किया। भाई इतने सारे साल हो गए, एक साल तो तुक्का भी लग सकता है 2010 में। ठीक है जी, तो इस चीज़ को आपको देखना है कि हमने कुछ भी ढंग से प्रेडिक्ट नहीं किया है, हम करेक्टली प्रेडिक्ट करने में फेल हो गए हैं। तो ये क्या है, ये कमियां हैं। ठीक है, तो देयर आर सम अदर गैप्स इन द करंट मॉडलिंग सिस्टम। क्या क्या और गैप्स आपको मिलेंगे? पहला ये है कि द फर्स्ट इज़ द डेविएशन ऑफ द एवरेज मानसून मॉडल फ्रॉम द रियल एवरेज रेनफॉल डाटा। जितना रेनफॉल यहाँ पर होता है आप उससे अलग डाटा यहाँ पर बताते हो, उससे आपका अंतर ही देखने के लिए मिलता है। ओके, तो जब IMD यहाँ पर फोरकास्ट देता है तो ये कैलकुलेट करता है कि हाउ मच रेनफॉल और रीजन कुड रिसीव ड्यूरिंग एनी पीरियड, यानी कि वीक या मंथ या सीजन में कितनी बारिश पड़ सकती है। व्हेन दीज वैल्यूज़ आर कंपेयर्ड विद द एक्चुअल रेनफॉल कितनी हुई, तो ये आपकी मैच ही नहीं करती कि हाँ इतना हुआ भी है नहीं हुआ है। इसको कहते हैं सिस्टेमेटिक बायस। ओके, तो व्हेन द मॉडल इज करेक्ट फॉर दिस बायस, इट्स एबिलिटी टू फोरकास्ट द वेरिएशन इन मानसून रेनफॉल ओवर द ईयर बिकम्स डिफिकल्ट। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि जितना आप बताते हो कि इतनी बारिश होगी, इतना प्रोडिक्शन होगा, वो सब मैच नहीं कर रहा है। सेकेंड चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी कि द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर ऑन मानसून विंड सिस्टम। अब मानसून जो है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, लॉन्ग परसिस्टिंग मानसून देखने के लिए मिलेगा, सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो तेज़ी से बदल रहा है, आप इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। तो जब आप यहाँ पर फोरकास्ट देते हो तो आप इन चीज़ों को इग्नोर मार देते हो। सी सरफेस टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ पर आपका बढ़ रहा है, जिसके कारण अपर लेयर है, लोअर बाउंड्रीज हैं, उन सभी में आपके जो ऑब्जर्वेशन आपको करनी पड़ेगी, तभी आप जो है फोरकास्ट यहाँ पर रिलीज़ करें। तो फोरकास्टिंग जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इज बिकमिंग एन इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण और ज़्यादा डिफिकल्ट होती चली जा रही है। एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स यहाँ पर हैं, मानसून जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल होता चला जा रहा है। ओके, तो होप यही है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यहाँ पर लाया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वगैरह का यूज़ करके आप इस चीज़ को थोड़ा सुधारने की कोशिश करें। ये आर्टिकल आपको इतना ही पढ़ना था, ऐसे कुछ आया कुछ नहीं भी आया तो भी आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा शीर डेस्पिरेशंस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया एक टाइम में ऐसा था कि बहुत बड़ी वूल इकोनॉमी यहाँ पर चलाता था। तो जो ऊन होती है, हैंडलूम सेक्टर होता है, उसके अंदर आपको मिलेगा कि इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छा जो वूल इकोनॉमी यहाँ पर चलती थी। बट हम जो हैं वो अब इम्पोर्ट करने लगे हैं अपनी डिमांड को सस्टेन रखने के लिए। तो ये जो इम्पोर्टिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसके ऊपर भाई ये खास आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इम्पोर्ट की है ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन मेरिनो शीप। ठीक है, तो ये भेड़ है। ठीक है जी, ये भेड़ है और इसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है ताकि हम उससे वूल को जो है वो बढ़ा सकें और जो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बढ़ावा दें। तो ये सब क्या है, ये सब दिखाता है कि इंडिया की अपनी जो वूल इकोनॉमी है वो ख़त्म होती चली जा रही है, हमें बाहर की चीज़ों पर डिपेंड होना पड़ रहा है। तो हमने ऑस्ट्रेलियन मेरिनो शिप यहाँ पर जो है वो इम्पोर्ट की है और इसकी जो वूल होती है वो सॉफ्टेस्ट होती है, फाइनेस्ट होती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। These lamps will be the first sign of the success of an import exercise that the government resumed after the 30 years। तो बाकी की चीज़ें नहीं देखनी, क्या देखना है वो ये आपको मिल जाएगी। ये इमेज है आपकी ऑस्ट्रेलियन मेरिनो शिप, इसकी जो वूल है वो भी ज़्यादा होती है, फाइनेस्ट होती है, थिनेस्ट होती है। राइट, तो आपकी लाइव स्टॉक सेंसस के हिसाब से बात करें कितने शिप्स यहाँ पर थी। ओके, तो ये जो लाइव स्टॉक सेंसस के हिसाब से कितनी शीप्स थी ये सब हमारे इतने काम का नहीं है, बट आपको दो तीन चीज़ें यहाँ पर याद रखनी कि एनुअल यील्ड पर शीप यहाँ पर कम हो गई है, इनसफिशिएंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा, जिसके कारण जो इंडिया है वो डिपेंड हो गया है इंपोर्ट्स पर। अलग अलग कंट्रीज से हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। द इम्पोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मेरिनो शिप
टू शीप टू उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर इज़ द फर्स्ट इन अराउंड 30 ईयर्स इट इज़ एमिड इन इम्प्रूविंग वूल क्वालिटी। तो वूल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने इस शीप को यहाँ पर इम्पोर्ट करने का काम किया है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पर देखें कंट्री की जो वूल कंजम्पशन है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है, जिससे कि इंटरनल डिमांड भी यहाँ पर बढ़ रही है। तो ये सब स्टडीज़ हैं, लेकिन हमें इतना डिटेल में नहीं जाना कि एक एक स्टडीज़ को समझे गुजरात के कौन से इंस्टीट्यूट ने डिस्कवरी की, ठीक है भाई, ये सब ज़रूरी नहीं, आपको बस इतना याद रखना है कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है इंडिया के अंदर। दो तरह की आपको यहाँ पर कारपेट मिल जाएंगे, ये है चोकला कारपेट और मागरा वूल, ठीक है। तो ये दोनों तरीके की जो वूल्स हैं इनसे कारपेट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं। दोनों का नाम याद रखना, कभी कभी कीवर्ड में यहाँ पर पूछ लिया जाता है। मेन चीज़ की तरफ आते हैं, ये है आपकी प्रॉब्लम इन वूल बेस्ड इकोनॉमी। तो जो आपकी ऊन से रिलेटेड इकोनॉमी है उसके अंदर क्या क्या यहाँ पर कमियाँ देखने के लिए मिलेंगी। तो डिक्लाइन इन इंडिजीनियस वूल मार्केट आफ्टर मैकेनाइजेशन, तो जो पावरलूम हैंडलूम सेक्टर था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया जब बहुत ज़्यादा एडवांस यहाँ पर मशीनरीज आने लगी वूल को आपकी बनाने के लिए। इससे क्या होता है कि जो आपकी मशीन है वो उस वूल को खींच खींच करके बहुत ज़्यादा फाइन कर देती है, जिससे कि कपड़ा जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ऐसा आपका अगर आप इसको हाथ से करोगे, ठीक है, अगर आप इसको मशीन से ना करोगे तब आपका ये जो वूल है वो बहुत ज़्यादा फाइन नहीं होगी, आपका कपड़ा जो है वो काफ़ी दिनों तक चलेगा। इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर मैगज़ीन के अंदर भी दी गई थी। और आपको ये देखने के लिए मिलेगा दूसरा पॉइंट मिलेगा शिफ्ट इन फार्मर्स फोकस फ्रॉम वूल टू मीट। एक भेड़ से जितना वूल मिलता है उससे कहीं ज़्यादा जो पैसा है वो आपको मीट से मिल जाएगा उसके। तो ये आपको मिलेगा कि फार्मर्स जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं वूल से मीट की तरफ। दूसरी चीज़ मिलेगी कि वूल्स अगर आपकी शीप्स हैं तो उनको खिलाने पिलाने के लिए आपको पास्चर्स चाहिए, ठीक है, आपको ग्रेजिंग लैंड चाहिए, वो आपको नहीं मिल रहे हैं कंट्री के अंदर। कंट्री के अंदर क्या पूरी दुनिया में ये चीज़ें अब नहीं मिलनी हो जाएंगी, सब खत्म होने वाला है कोविड क्लाइमेट चेंज के कारण। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। द यंगर जनरेशन डज नॉट वांट टू डू दिस। अब जो आने वाले लोग हैं उनको क्या है कि बस कोई जॉब चाहिए, ठीक है, लेकिन ये सब काम हमें नहीं करना है। तो ऐसी चीज़ आपको मिलेगी। मैंने पिछली मैगज़ीन में आपको एक हरारी डंकी के बारे में भी बताया था, सेम जो चीज़ें हैं वही शीप के बारे में भी आपको मिलेंगी। जो ग्रेजिंग लैंड है वो ख़त्म हो गए हैं, और अगर ग्रेजिंग लैंड है भी तो आपको फार्मर से परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर आपको उनको पैसा देना पड़ेगा। भाई इतना सब कहाँ से आता है, ठीक है, नहीं होता है ना। आउटडेटेड एंड इनएडिक्वेट प्री एंड पोस्ट लूम प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं हमारे पास, या फिर वो पुरानी हो चुकी हैं या फिर इनएडिक्वेट हैं प्री एंड पोस्ट लूम प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़। द इन इफेक्टिव रोल ऑफ स्टेट वूल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस कुछ अच्छा रोल नहीं कर रही हैं इनको प्रमोट करने के लिए। आपको मिलेगा कि इनके लिए एमएसपी सिस्टम तक नहीं चलाया गया है वूल के लिए। ओके, तो जैसे अलग अलग चीज़ों के लिए हैं, आपका राइस वगैरह के लिए एमएसपी सिस्टम चल रहा है, ऐसा कुछ सिस्टम आपका वूल के लिए नहीं है। साथ ही कोई बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी नहीं है जो वूल टेक्नोलॉजी को यहाँ पर बढ़ा सके। वूल के क्षेत्र में जो मशीन्स हैं अगर आपको लेकर के आनी है तो उसके अंदर भी जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बरकरार रखना पड़ेगा। ओके, तो अगर मैकेनाइजेशन भी है लेकिन वूल तो आपकी शीप से ही आएगी ना निकल करके, तो उनको भी यहाँ पर आपको प्रमोट करना है, इसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी नहीं है। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना था। और आप यहाँ पर देखोगे कि वूल का प्रोडक्शन कितना हो रहा है शीप से, और यहाँ पर आपको मिलेगा कि मीट का प्रोडक्शन तो लगातार बढ़ रहा है भाई, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है कि वूल से मीट की तरफ को यहाँ पर प्रमोट हो रहे हैं। ओके, तो डेस्पाइट हैविंग द थर्ड लार्जेस्ट शीप पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, इंडिया के पास दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट शीप पॉपुलेशन है। इंडिया का जो वूल प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हो रहा है ओवर द ईयर्स, जबकि मीट प्रोडक्शन ओवर द ईयर्स स्टेडली राइज हो रहा है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एक दिमाग में पिक्चर बन गई कि अगर वूल इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल आया तो हम इससे छाप देंगे। ओके, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस सेक्टर को बढ़ाने की, अवेयरनेस फैलाने की, इसमें पास्चर लैंड्स को बढ़ाने की, मार्केटिंग ऑफ वूल उसको फैसिलिटेट करने की, रिम्यूनरेटिव प्राइस देने की, अपग्रेड द सप्लाई चेन ऑफ द हर्डर्स उसको बढ़ाने की, और हु आर ऑन द बॉटम रंग ऑफ द लेडर, ठीक है। तो वूल टेक्नोलॉजी को ओवरऑल यहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए आप क्या करोगे, जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करोगे बात कर, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ से याद रखना था। उसके बाद आगे चलें तो ये कवर जो आपका दिया गया था कवर पेज पर, वो दिया गया था आपका पेंडेमिक ऑफ स्टेरॉइड्स के बारे में। तो क्या होते हैं स्टेरॉइड्स वगैरह, इनको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि कोविड-19 में किस तरह के स्टेरॉइड्स यहाँ पर यूज़ किए गए। तो आपको मिलेगा कि स्टेरॉइड्स जो हैं वो इसेंशियल हैं इन फाइटिंग द इन्फेक्शियस डिजीज़। ऐसी डिजीज़ जो इन्फेक्शंस यहाँ पर करती हैं उसके लिए स्टेरॉइड्स यहाँ पर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर गलत तरीके से यूज़ किए जाएँ तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं, और ये आपके शरीर में अलग अलग तरीके के इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जैसे कोविड-19 से उभरा, स्टेरॉइड्स लिए
म्यूकोरामाइसिस हो सकता है उसको यहाँ पर। ओके, तो पेंडेमिक की सेकेंड वेव के बाद आपको ये बीमारी देखने के लिए मिली। तो कोविड-19 इज़ अ न्यू डिजीज़ एंड इट्स ट्रीटमेंट एंड डोजेजेस आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। India will find it difficult to contain the disease unless the government can ensure timely dissemination and implementation of the treatment protocols। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स आपको स्टेरॉइड्स दे दे करके ठीक करें। गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर प्रोटोकॉल्स रिलीज़ किए हैं, जब तक वो सब फॉलो नहीं किए जाएंगे, कोविड के केसेस नहीं रुकने वाले। तो आपको मिलेगा स्टेरॉइड्स की अगर हम डार्क साइड की बात करें तो ये पीटी के पॉइंट की बिल्कुल स्लाइड आपको मिलेगी। पीटी का कोई भी पॉइंट यहाँ से उठा करके बनाया जा सकता है। स्टेरॉइड्स आपको पता होना चाहिए ये सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं और ये इस तरीके का बिहेव करते हैं जैसे नेचुरल हार्मोन्स इन द ह्यूमन बिहेव करते हैं। तो अगर आपके शरीर में कोई हार्मोन नहीं बनता तो आप उससे रिलेटेड स्टेरॉइड यहाँ पर ले सकते हो, वो सेम तरीके से यहाँ पर काम करता है। हालांकि सिंथेटिक है इसीलिए उसके इम्पैक्ट अलग देखने के लिए मिलेंगे। ये एक्ट करता है एज अ केमिकल मैसेंजर टू रेगुलेट द बेसिक एक्शंस नेसेसरी टू प्रोटेक्ट, नरिश एंड मेंटेन द बॉडी एज वेल एज फंक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सारे काम वैसे ही करता है जैसे कि आपका एक नेचुरल हार्मोन करता है, बट आपको इसके जो इम्पैक्ट हैं वो अलग देखने के लिए मिलेंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सिंथेटिक हार्मोन्स डेवलप्ड फ्रॉम सेक्स हार्मोन्स लाइक द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से अगर आप सिंथेटिक स्टेरॉइड यहाँ पर तैयार कर रहे हो तो इनको यहाँ पर कहा जाता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड, और ये बेसिकली एथलीट्स को, बॉडी बिल्डर्स को फिजिकल मास परफॉर्मेंस के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, दूसरे जो कि कोविड-19 के ट्रीटमेंट में यहाँ पर यूज़ किए गए, द वंस यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 एंड अदर इन्फेक्शियस डिजीज़, ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम द ग्रुप ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है जी, अब ये टर्म थोड़ी सी याद रख लेना, कोविड-19 भी चल रहा है, टर्म भी न्यूज़ के अंदर आ गई। ठीक है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ये कैसे बनाए जाते हैं, ये भी सिंथेटिक आपके स्टेरॉइड हैं। ये कैसे बनाए जाते हैं, दे आर सिंथेटिक वर्जन ऑफ द हार्मोन कोर्टिसोल। आपके शरीर में कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है बाय द एड्रेनल ग्लैंड्स। ये मिल गई आपकी किडनी के ऊपर जो ये दो आपको ग्रंथियाँ मिल जाएंगी, ये होती हैं आपकी एड्रेनल ग्लैंड्स। यहाँ से आपका निकलता है कोर्टिसोल हार्मोन। अगर कोर्टिसोल हार्मोन नहीं निकल रहा है तो आपको यहाँ पर उसका सिंथेटिक वर्जन यूज़ करना पड़ेगा जिसको कहते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है जी, अब ये किडनी के ऊपर हो गए। ठीक है, कोर्टिसोल्स हेल्प रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म कि कैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन कन्वर्ट्स करना है इसको एनर्जी में। अब ये जो आपके कोर्टिसोल हार्मोन यहाँ पर निकलता है ये आपका मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, उसको किस तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट करना है उसको देखता है। ब्लड प्रेशर किस तरीके से रेगुलेट करना है, शुगर जो लेवल है वो किस तरीके से आपको कंट्रोल करने हैं। ठीक है, स्लीप आपकी आपको सोना कब है, उठना कब है, ये सब साइकिल्स यहाँ पर ये आपका देखता है। साथ ही रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को। तो ये आपका रोल आपका निभाता है कौन, कोर्टिसोल हार्मोन। अगर आपका हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो आपको कोर्टिकोस्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे और वही यहाँ पर दिए जाने लगे कोविड-19 के दौरान भी। इसके कारण आपको मिलेगा कि यहाँ पर देखिए, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आर अ सिंथेटिक वर्जन ऑफ द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रेनल ग्लैंड्स फाउंड अबव द किडनी। ठीक है, ये हमने पॉइंट देख लिया। ठीक है, अगर ये हायर अमाउंट में ले लिए जाएं तो आपके द कोर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रिवेंट करते हैं इन्फ्लेमेशन को। सिंपल सी बात है, जो काम आपका नेचुरल हार्मोन करेगा, काम तो सारे वही करेगा, लेकिन जो आपके अलग असर होंगे वो जैसे कि ये वाले सारे हैं कि साइड इफेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे स्टेरॉइड्स के, वो अलग देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो नेचुरल चीज़ तो नेचुरल हो गई, लेकिन यहाँ पर जो आपको दिक्कतें होंगी उनसे यहाँ पर निपटना है। स्टेरॉइड्स ऑल्सो रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम, बॉडीज नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन। दिस कैन हेल्प ट्रीट ऑटो इम्यून कंडीशंस। ठीक है, लाइक द अर्थराइटिस वगैरह। ओके, तो इन सब चीज़ों में स्टेरॉइड्स हेल्पफुल हो सकते हैं, बिल्कुल हेल्पफुल होते हैं। बॉडी ऐसे ही थोड़ी बन जाती है। बॉडी बिल्डर्स की अगर हम बात करें दूसरे हार्मोन की जो कि टेस्टोस्टेरोन से यहाँ पर बनाया गया, ओके, तो उस सबसे फ़ायदे तो हैं लेकिन दूसरे नुकसान भी मिलते हैं, इसलिए मना किया जाता है कि स्टेरॉइड्स नहीं लेने चाहिए। ये रहे आपको मिल जाएगा, वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, इंसोम्निया जैसी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें। भाई आपको ये चीज़ें रटनी नहीं है, ठीक है, बस जनरली एक बार पॉज करके स्लाइड को पढ़ लो। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक झूठ समझ में आया, एक झूठ दिखाई दिया, लाई। ठीक है, तो लाई ये था कि आउट इन द ओपन सरकार ने यहाँ पर आपका 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था और आखिर के कहा था कि 2 अक्टूबर 2019 तक इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री कर देंगे। 2019 2 अक्टूबर को सरकार माइक पर आती है और कहती है कि हमने इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया है। 100% जो आपके टॉयलेट्स हैं वो कंस्ट्रक्ट कर दिए गए हैं, 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है। WHO और यूनिसेफ ने मिलकर के एक रिपोर्ट तैयार किया। उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर 100% आपका जो ओपन डेफिकेशन फ्री नहीं हुआ है। 15% इंडियंस अभी भी ऐसे हैं जो कि बाहर जाते हैं
आपका काम करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। और सरकार की आपको बुराई नहीं करनी है, ठीक है। आपको भी पेपर के अंदर वही लिखना है कि हाँ जी ऐसा हुआ था, 100% कर दिया है, ओके। बट ठीक है, आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि हाँ ऐसी चीज़ें भी चलती हैं। तो ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पर हमने कहा था कि हम 100% कर देंगे 2 अक्टूबर 2019 को। ये बात हुई, 2014 को शुरू किया। कितने टॉयलेट बनाए कितने नहीं बनाए नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये रिपोर्ट यहाँ पर जो रिलीज़ की गई बाय द WHO एंड यूनिसेफ, इनने साथ मिलकर के रिपोर्ट दी, प्रोग्रेस ऑन हाउस होल्ड ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन 2000 से 2020, और इन्होंने यहाँ पर जो बताया वो मैंने आपको बता दिया। द रिपोर्ट डिड नॉट इन्वॉल्व एनी फील्ड सर्वे और डेटा वैलिडेशन ग्लोबली, इट इज़ बेस्ड ऑन द डाटा जो कि कलेक्ट किया गया है फ्रॉम नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एंड द सेंसस ऑफ इंडिया। अब आप समझिए कि इंडिया की एजेंसीज से ही डाटा कलेक्ट किया गया है, इसका मतलब है कि इंडिया की 2 अलग अलग एजेंसीज के बीच में आपको गड़बड़ देखने के लिए मिल रही है, ठीक है जी। तो इंडिया की 2 अलग अलग एजेंसीज़ के बीच में आपको उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनमें अंतर देखने को मिल रहा है। यानी कि एक एजेंसी यहाँ पर कह रही है कि 100% कर दिया है, दूसरी एजेंसीज कह रही है 5% करा है, तीसरी एजेंसी कह रही है भाई 10% अभी रह गया है, ओके। तो ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती रहती हैं, इतना काफ़ी है। उसके बाद ये ग्राफ दिया गया था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर हम बात करें, इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो गर्ल्स हैं उनका ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है स्कूल से, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो हैं आपके या तो गर्ल्स को पढ़ने के लिए नहीं भेजते, या फिर आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं है, या फिर स्कूल्स के अंदर जो टॉयलेट्स नहीं हैं। स्कूल के अंदर अगर सेपरेट टॉयलेट्स ना हों, स्कूल के अंदर अगर गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स ना हों तो माँ बाप स्कूल में नहीं भेजते हैं बच्चों को, ये बात ध्यान रखना। तो ये भी एक एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल सकता है कि भाई कहाँ हुआ है ODF, ठीक है। तो ये यहाँ पर ही ग्राफ दिया गया था, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। अगली आर्टिकल की तरफ चलते हैं, और ये आर्टिकल आपको मिलेगा गवर्नेंस और बायो पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है। तो बात किस चीज़ के ऊपर हो रही है, बात आपकी यहाँ देखने के लिए मिलेगी कि PM नरेंद्र मोदी जी यहाँ 2019 में माइक पर आते हैं और इंडिपेंडेंस डे स्पीच में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में कहते हैं। अब यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में कही तो सरकार ने सोचा मोदी जी को खुश करते हैं, और खुश करने के लिए जैसे 2 भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट्स, ठीक है। तो बायो पॉलिटिक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा पॉलिटिकल व्यू भी रहेगा। 2 ऐसे स्टेट जहाँ पर BJP का रूल था, उन्होंने ऐसे लॉज यहाँ पर लॉन्च किए जिससे कि पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021 मिल जाएगा आपको, और असम की कैबिनेट ने भी यहाँ पर एक 2 चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च करने की बात की गई है, ओके। अंडर बोथ प्यूपिल जिनके 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन होंगे उनको सब्सिडीज़ नहीं दी जाएंगी, उनको पब्लिक स्कीम्स के बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब में भी आपको दिक्कतें आने वाली हैं, ओके। तो एक कंट्री जिसकी पॉपुलेशन पॉलिसी डज नॉट कीप अ 10 ऑन नंबर ऑफ पीपल एंड वेयर अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड इंसेंटिव्स हैड वर्क टू अटेन नियर रिप्लेसमेंट लेबर फर्टिलिटी। मैं इस चीज़ को समझाऊंगा कि यहाँ पर क्या कहने की बात हो रही है, ओके। तो इतना आपको समझना है कि उत्तर प्रदेश है और दूसरा आपको मिलेगा असम, दोनों ने मिलकर के यहाँ पर अपना खुश करने के लिए ये पॉलिसीज़ लॉन्च की हैं, इसीलिए कहा जा रहा है बायो पॉलिटिक्स। तो ये दिखेगा आपको, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं भाई। उत्तर प्रदेश का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन पॉलिसी जो 2021 से लेकर के 2030 तक की है, उसको अगर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, अब इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की पॉलिसी जब ऑल इंडिया लेवल पर लागू हो तब देखना। वैसे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या पॉपुलेशन पॉलिसीज़ को चलाने की ज़रूरत है क्या नहीं है, तो उस चीज़ को भी हम देख सकते हैं कि आपको एक पैन इंडिया लेवल पर पॉपुलेशन पॉलिसीज़, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ चलाने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे द हिंदू में आए हैं कि नहीं है ज़रूरत, ठीक है। बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स आए हैं कि नहीं है ज़रूरत, ओके। तो उसको भी देखेंगे कि क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। फिलहाल अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो एक वुमेन यहाँ पर आपका जन्म देती है, वो 2.7 है, उसको 2.7 है, और उसको यहाँ पर 2.1 कर देना है 2026 तक, और 2030 तक हमें यहाँ पर इसको 1.7 कर देना है, ओके। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर मिलेगा कि मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट, उसको भी यहाँ पर इंक्रीज़ करना है 31 से लेकर के 45 तक। ऐसे ही मेल का भी यही करना है हमें, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो आपके 1 लाख बच्चे पैदा होने पर कितनी माताएं यहाँ पर मर जाती हैं, उसको कम करना है, 157 से 150 लाना है 2026 तक, और 2030 तक उसको 58 लेकर के आना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, उसको भी यहाँ पर डिक्रीज़ करना है, 43 से लेकर के 32 लेकर के आना है, ओके। तो ये सब काम इसके अंदर यहाँ पर होने वाले हैं, ऑलराइट। अब हम चलते हैं कि आर्टिकल के अंदर क्या गया था, उसको मैंने समरी करके एक ही स्लाइड में लिख दिया। कम से कम चार एक पेज थे और सभी में सिर्फ यही बातें लिखी हुई थी घुमा फिरा के,
ओके, तो इसको मैंने एक ही स्लाइड के अंदर यहाँ पर डाल दिया है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स विद 2 चाइल्ड पॉलिसी, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जब आप 2 चाइल्ड की पॉलिसीज़ यहाँ पर ला देते हो और कहते हो कि आपको अगर तीसरा बच्चा आपने किया तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे। अगर किसी के 2 लड़कियाँ हैं और उन्होंने ये पता लगा लिया कि तीसरी भी लड़की होने वाली है, तो वो सिंपल सी बात है कि वो एबॉर्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, कोई संकट नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी कि ज़्यादा एबॉर्शंस होने लगेंगे। ओके, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी, मोर डाइवोर्स भी यहाँ पर होने लगेंगे और अबंडनमेंट ऑफ द वुमेन और चिल्ड्रंस के भी अबंडनमेंट होने लगेंगे। क्यों भाई, हमें सब्सिडी चाहिए, हमें पंचायत के चुनाव लड़ने हैं, तीसरा बच्चा हुआ है उसको यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। ओके, तो अबंडनमेंट ऑफ वुमेन और इवन चिल्ड्रंस के केसेस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। दूसरी चीज़ आपको मिलेगी, द बिल विल हैव द इफेक्ट ऑफ डिफाइन वुमेन देयर राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी, उनकी पर्सनल लिबर्टी यहाँ पर चली जाएगी। लीड टू इंक्रीज इन जेंडर इनइक्वलिटी बढ़ेगी, सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो मान लीजिए कि ये मैंने आपको बताया ना, अबॉर्शन के जो केसेस देखने के लिए मिलेंगे, सारी दिक्कतें यहीं से ही शुरू हो जाएंगी। ओके, सारी दिक्कतें यहीं से ही शुरू हो जाएंगी। अगर किसी के 2 लड़कियां हैं और उसको बहुत ज़्यादा इच्छा लगी हुई है कि मुझे तो एक लड़का चाहिए ही चाहिए, तो भैया वो आपका रिस्क ले लेगा और आपका यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि अगर तीसरी लड़की हुई है तो भाई, या तो अगर वो पैदा हुई, ठीक है, तो आपके जो माँ बाप हैं उनकी अगर सुविधाएं हैं सरकार से, ठीक है, अगर उनकी सुविधाएं हैं सरकार से तो वो जाएंगी। ओके, वो जाएंगी, और जब वो जाएंगी तो फिर वो बच्चे का उतनी अच्छी तरीके से ध्यान नहीं रखेंगे और इससे सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाएंगी, जेंडर इनइक्वालिटी की और सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन की। साथ ही आपको मिलेगा, एक बात ये भी की जा रही है कि लेड टू डिक्रीज इन वर्किंग पॉपुलेशन, कि अगले जो 5-10 साल हैं उसमें हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन कम हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। ठीक है, और 60 से ऊपर की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी अगर हमने 2 चाइल्ड की पॉलिसी यहाँ पर लॉन्च की तो। और अगली बात जो यहाँ पर की जा रही है वो आपको की जा रही है कि जो आपके फर्टिलिटी रेट्स हैं इस समय स्टेट्स के अंदर, स्पेशली यूपी असम के अंदर, वो इतने ज़्यादा ख़राब नहीं हैं कि हमें 2 चाइल्ड की पॉलिसी यहाँ पर लॉन्च करने की कोशिश करनी पड़े। अब ऐसे ही आपको पता हो तो लक्षद्वीप के अंदर भी इन्होंने यही काम किया। ऐसी ऐसी जगहों पर ये ऐसे ऐसे बिल यहाँ पर लाए जाते हैं जहाँ पर जो है वो पॉपुलेशन की दिक्कतें कम है। ठीक है, तो ये सब आर्टिकल के अंदर से ही पॉइंट उठाए गए हैं, कोई भी अपने आप से मैंने यहाँ पर तैयार नहीं किया है। ठीक है, बस ये वाला नहीं दिया गया था, लेड टू डिक्रीज इन वर्किंग पॉपुलेशन एंड इंक्रीज इन एबव 60। ओके, तो दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और चीज़ भी बताई गई थी आपको, यहाँ पर ये याद रखना है कि जैसे चाइना है, तो चाइना ने क्या किया, चाइना का जो टोटल फर्टिलिटी रेट था वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि लगभग 2.2 के करीब का था। ठीक है, जितना हम करना चाह रहे हैं। ओके, और चाइना ने यहाँ पर 2 चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च की। 2 चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च करने के बाद उसका फर्टिलिटी रेट जो है वो 1.3 हो गया, 1.3 रेट हो गया जी उसका। ठीक है, तो अब चाइना कह रहा है कि भाई बहुत दिक्कत हो गई, पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन हमारे पास बहुत कम हो गई, इसीलिए हम रिलैक्स कर रहे हैं 2 चाइल्ड पॉलिसी को, आप 3 चाइल्ड कर सकते हो। ओके, तो उन्होंने ये काम अब यहाँ पर किया, तो सेम दिक्कतें हमारे पास भी आएंगी, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ हो रही है साहब। ठीक है, और आप ये ध्यान रखिए कि इकोनॉमी सेकेंडरी चीज़ है, एनवायरनमेंट प्राइमरी चीज़ है। ओके, तो इस चीज़ को भी याद रखना, एनवायरनमेंट होगा तो इकोनॉमी होगी। ठीक है जी, और आपकी इकोनॉमी नहीं होगी तब भी एनवायरनमेंट चलता रहेगा। ओके, तो ये आपका ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है। मैगजीन के अंदर पॉइंट दिया गया था कि केरल है, तमिलनाडु है, इन्होंने ऐसे कोई मेजर्स नहीं लिए कि पॉपुलेशन लाएंगे, लेकिन फिर भी इनके अंदर जो फर्टिलिटी रेट्स हैं वो इंप्रूव हुए हैं, फर्टिलिटी रेट्स में रिडक्शन देखने के लिए मिला है, जबकि इन्होंने कोई भी कोर्सिव मेथड्स यहाँ पर नहीं लिए। तीसरी चीज़ यहाँ पर की ये बताई गई थी कि कोर्सन डजंट वर्क, मतलब इतने ज़्यादा हार्श लॉज ला करके कि हम आपको सब्सिडी नहीं देंगे, आप पॉपुलेशन को कम नहीं कर सकते, ये बात आर्टिकल के अंदर बताई गई थी, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, इतने ज़्यादा जो आपके हार्श लॉज लाओगे तो पॉपुलेशन तो कम हो जाएगी, लेकिन वो गलत तरीके से कम होगी, पॉपुलेशन गर्ल्स की कम हो जाएगी, बॉयज़ की पॉपुलेशन बढ़ेगी। ठीक है, ये चीज़ को आपको देखना है, पॉपुलेशन कम जरूर होगी, बिल्कुल कम होगी, चाइना के अंदर एग्जाम्पल है, पूरा एक्सपेरिमेंट किया है उसने, बिल्कुल कम होगी पॉपुलेशन, लेकिन वो गलत तरीके से कम होगी, जेंडर इनइक्वालिटीज़ वाइडन हो जाएंगी, बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। तो ये चीज़ आपको इतनी याद रखनी थी, सफिशिएंट है, काफ़ी है। ओके, ये सभी लिखने को आएगा कि पान इंडिया लेवल पर अगर हम लागू करते हैं तो क्या होगा, भाई यही होगा जो यहाँ पर बताया गया। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो एक आपको दिखेगा फेडिंग कलर्स, इसके अंदर आपको बताया गया कि एक है उड़ीसा के अंदर एक है कंधमाल डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ की एक फेमस यहाँ पर आपको टर्मरिक मिल जाएगी जिसका नाम है कंधमाल टर्मरिक। इसको जीआई टैग दिया गया था 2019 के अंदर, और जीआई टैग देने के बाद अगर आप देखें तो आपको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है, मतलब कोई भी आपके नाम से गलत तरीके से उसको यूज़ नहीं कर सकता।
ओके। तो अभी जो यहाँ पर हल्दी के जो इस आपकी कंदमल हल्दी के जो फार्मर्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। उनको बैंक से लोन प्राप्त नहीं होता है, उनको अलग अलग तरीके के जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं आसानी से। तो यहाँ पर आपका एस्टेब्लिश किया गया फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPOs, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आपके तैयार किए गए हैं टू एंश्योर दैट ग्रोअर्स ऑफ द इंटेंसली फ्लेवर्ड गोल्डन कदमल टर्मरिक डू नॉट टर्न अवे फ्रॉम इट। तो वो हल्दी को उगाते रहें, इसीलिए यहाँ पर आपका फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप किया गया है ताकि किसानों को सुविधाएं प्रदान की जाती रहें। आप देखिए कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हेल्प कर सकती हैं टर्मरिक फार्मर्स की, उनको उनके बेटर प्राइसेस दिलाने में। ये सपोर्ट कर सकती हैं वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ को बढ़ाने में और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को लागू करवाने में। ठीक है, अब जैसे कंदमल डिस्ट्रिक्ट है तो उसके अंदर तो कंदमल जो टर्मरिक है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो वन डिस्ट्रिक्ट यानी कंदमल डिस्ट्रिक्ट और उसका वन प्रोडक्ट यानी कि कंदमल टर्मरिक। ठीक है, तो उसको यहाँ पर इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो सकता है। तो FPOs आपके और भी काम करेंगी, जैसे टर्मरिक फार्मर्स को जो हैं वो डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट कर सकती हैं। दूसरा, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस मॉडल ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पर जो है वो लागू कर सकती हैं FPOs के ज़रिए आपको अलग अलग सपोर्ट भी मिलेगी। जैसे आपको क्या याद रखना है कि अगर इंडिविजुअल फार्मर है वो अगर बैंक में लोन लेने के लिए जाता है तो बैंक वाला उसे फटकार के वापस भेज देगा। लेकिन जब 10-12 जने यानी कि उनका रिप्रेजेंटेटिव यानी कि FPO यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक ग्रुप होता है फार्मर्स का, बेसिकली आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए, वो यहाँ पर बैंक में लोन लेने के लिए जाएगा तो सरकार कहेगी, वो तो बैंक वाला उनको यहाँ पर वापस नहीं भेजेगा, उनको लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो ये फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सपोर्ट मिलेगा, वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ यहाँ पर बढ़ेंगी। और एक स्कीम है सरकार की PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज। इसके अंदर जो भी आपको वैल्यू चेन क्रिएट करनी है, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, उसके लिए आपको जो पैसा यहाँ पर है वो भी आपका जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अच्छे तरीके से अप्लाई करा सकेगी। इसके लिए ही आपको मिलेगा कि यूनियन गवर्नमेंट ने 10,000 नए FPOs बनाने का वादा किया था और इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए भी यहाँ पर दिए हैं। ओके, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, जो कि एवरी डिस्ट्रिक्ट का एक स्पेशल प्रोडक्ट होता है, यहाँ पर आपको मिलेगा टर्मरिक। ओके, तो उस चीज़ को यहाँ पर बढ़ावा देने की बात हो रही है। और ये GI टैग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ये मार्केट से ख़त्म ना हो जाए, लोग इसको उगाना बंद ना कर दें, इसलिए ये काम यहाँ पर किया गया है। छोटा आर्टिकल, ठीक है, इतना काफ़ी है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा एक टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई थी जिसको कहते हैं एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स का मतलब यही है कि जो आपके पौधे हैं उनको आप बेसिकली एयर में उगाओगे। ठीक है, एयर में उगाओगे, ऑलराइट। तो दिस प्रोसेस इन विच प्लांट्स आर ग्रोन विदाउट सोइल। तो यहाँ पर सोइल का यूज़ नहीं किया जाता, भाई PT के पॉइंट बता रहा हूँ। इंटेंसिव वाटर का यूज़ नहीं किया जाता कि बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, सनलाइट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर सिर्फ एक लेबोरेटरी लाइक सेटिंग चाहिए और आपको प्रिसीजन मॉनिटरिंग चाहिए, मतलब लगातार उसकी मॉनिटरिंग होनी है और एक ऐसी कंडीशंस जो कि सर्वाइव कर सके जिसके अंदर पौधे, वो आपको यहाँ पर लगानी है। तो डोमेस्टिक सेटिंग्स के अंदर भी आप एरोपोनिक्स कर सकते हो। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एरोपोनिक्स इज इसेंशियली एन इंडोर फार्मिंग टेक्निक। ठीक है, तो आप घर के अंदर भी ये काम कर सकते हो, इन विच प्लांट्स जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं इन द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में प्लांट यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं, सॉइल यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, और ना ही कोई और मीडिया यूज़ किया जाता है। रूट्स जो हैं, जो उसकी जड़ें हैं, वो हवा में खुली हुई लटकी रहती हैं ऐसे ही। वाइल न्यूट्रिएंट अगर उनको चाहिए तो न्यूट्रिएंट स्प्रे किया जाता है एज अ फाइन मिस्ट। तो स्प्रे यहाँ पर आपका न्यूट्रिएंट किया जाता है। जब सॉइल नहीं है तो सिंपल सी बात है, कैसे ना कैसे करके न्यूट्रिएंट तो देना है। ओके, तो ये काम आपको यहाँ पर इस तरीके से करना है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा, नासा ने इसके ऊपर अच्छी खासी डिस्कवरी भी की है और नासा ने हमें यहाँ पर ये बताया कि जो आपका अगर आप एरोपोनिक्स टेक्निक को यूज़ करते हो तो 98% तक कम वाटर की ज़रूरत पड़ती है। 98% का मतलब समझते हो, बहुत कम। ठीक है, तो आपको ना के बराबर पानी की ज़रूरत है, तो आप वाटर जो है यहाँ पर कंजर्व कर सकते हो। दूसरा, फर्टिलाइज़र जो है वो 60% तक कम यूज़ होगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यहाँ पर बढ़ेंगे। ओके, पेस्टिसाइड को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाता है, याद रखना, पेस्टिसाइड्स आर फुल्ली एलिमिनेटेड। क्योंकि आपका देखिए, एज द एब्सेंस ऑफ सॉइल रिड्यूस द चांसेस ऑफ डिजीज़ के चांस नहीं होंगे, तो पेस्टिसाइड ही क्यों देना है, ऑलराइट। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने, PT के पॉइंट हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। कैसे उगाओगे, तो ये रहा, ऐसे करके उगाओगे। और अभी आप देखो यहाँ पर टोमेटो उगा सकते हो। ओके, मिंट है, बेसिल है, ये मस्टर्ड ग्रीन है। ठीक है, ये सब आप यहाँ पर उगा सकते हो।
ओके, तो ये आप देख सकते हो कि न्यूट्रेंट जो आपको सॉल्यूशन बनाना है वो कैसे बनाना है भाई, ये सब आप पढ़ लो, स्लाइड को पॉज करके, पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ओके, अगर हम आगे बढ़ें तो ये हमारी लास्ट स्लाइड है, ये सब ख़त्म कर दिया हमने, यहाँ पर मैगज़ीन ख़त्म हो गई है। ओके, इतने ही आर्टिकल काम के थे, अलग अलग व्यूज़ आपको यहाँ पर मिले होंगे। ओके, तो इसी के साथ जो है वो वीडियो को एंड करते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब मार देना, ठीक है। चलिए चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।